आपको याद रखनी पड़ेगी, गौरी ओब्लिक राई। नाम से देखो, देखिए गौरी का मतलब क्या है? राई। गौरी या राई शब्द का अर्थ, गौरी शब्द से बना है गवर, गवर से बना है गोर, गोर का मतलब गोर गोर गोमती ईश्वर पूजे पार्वती। अपने गीत गाते हैं, ये अपने गीतों में गाते हैं कि राई सी बोजाई मिले कान कुंवर सो बीरो, कोई हो मारो चांद जैसो तीरो। राई सी बोजाई मिले, राई का मतलब होता है पार्वती। अपने जब गणगौर के गीत गाए जाते हैं तो लड़कियां प्रार्थना करती है भगवान से कि हे भगवान, मुझे पार्वती जैसी डिसेंट सीधी सादी भाभी देना। राई सी बोजाई मिले कान कुंवर सो बीरो, और मेरे भैया बिल्कुल नोटी नटखट भगवान कृष्ण की तरह होने चाहिए। कितना भेदभाव कर रही लड़कियां। भाभी तो कैसी चाहिए? पार्वती जैसी। और भैया कैसे चाहिए? कृष्ण जैसे। अगर भाभी पार्वती जैसी चाहिए तो भैया शिव जैसे होने चाहिए। एक आंख उठाएं, पूरी सृष्टि को हिला करके रख दे, लेकिन अपनी अपनी चॉइस से राई सी बोजाई मिले कान कुंवर सो बीरो, कोई हो मारो चांद जैसो तीरो। तीरो का मतलब पति, यानी पार्वती जैसी तो मुझे भाभी चाहिए, कृष्ण जैसा भाई और चांद जैसा पति चाहिए। ये अपने गणगौर के गीतों में गाया जाता, राई सी बोजाई मिले। अब इस नृत्य के नाम से ही पता लग पा रहा है कि यह नृत्य किसको समर्पित है? पार्वती को। सबसे पहली बात, गौरी नृत्य मेवाड़ के पर्वतीय क्षेत्रों में होता है। मेवाड़ के पर्वतीय क्षेत्रों में होता है और पर्वतों को कहते हैं मेरू, इसलिए इस नृत्य का नाम ही बताओ क्या हो गया? मेरू नृत्य। राजस्थान के किस नृत्य को मेरू नृत्य कहते हैं? गौरी। क्यों कहते हैं? क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में होते हैं, और जो शहर या जो भी स्थान पर्वत में होता है, या तो उसके नाम के आगे मेरू लगता है या नाम के पीछे मेरू लगता है। जैसे अरावली की गोद में बसा हुआ शहर अजमेर, तो अजमेर अजमेर है या अजय मेरू है? अजय मेरू। मेरू का मतलब भी पर्वत होता है, तो ये पर्वतीय क्षेत्रों का नृत्य, इसलिए नृत्य का नाम क्या हो गया? मेरू। दूसरा हमें यह याद रखना है कि यह नृत्य प्लस नाट्य दोनों है, यानी डांस भी होता है और डांस के साथ साथ क्या होता है? ड्रामा भी होता है। नाट्य का मतलब नाटक, डांस और ड्रामा दोनों का कॉम्बिनेशन है। नृत्य भी होगा, बीच में आपको कुछ नाटक भी दिखाए जाएंगे। तीसरा, गौरी या राई नृत्य पार्वती माता को समर्पित है। मांदल वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है, और एक दिन यह नृत्य नहीं होता। टोटल कितने दिन तक होता है? लगभग 40 दिन। 40 दिन तक यह नृत्य किया जाता है। आप कहेंगे सर 40 दिन डांस कौन देखेगा? 40 दिन में तो कल्चर का कोर्स हो जाता है। इतना लंबा डांस, और 40 दिन कब होता है? क्या कभी भी हो सकता है? नहीं, रक्षाबंधन के अगले दिन प्रारंभ होता है। रक्षाबंधन आता है सावन पूर्णिमा, और सावन के बाद में जस्ट अगला महीना कौन सा आता है? भाद्रपद। भाद्रपद महीने के पहले दिन ही प्रारंभ हो जाता है, और आगे 40 दिन जब तक कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक ये डांस होता है। इस डांस की एक खास बात और है कि यह नृत्य एक स्थान पर नहीं होता, हर दिन अलग अलग स्थान पर होता है। आज जयपुर में हुआ है तो कल बगरू में होगा, परसों दूदू में होगा, अगले दिन किशनगढ़ में, आगे अजमेर में, यानी आगे के गांवों में होता रहेगा। एक स्थान पर नहीं होता। स्थान का निर्धारण कैसे होता है? जैसे मान लीजिए मेरे गांव के कुछ लड़कों ने, हमने ये डिसाइड किया कि हमें गौरी नृत्य इस साल करना है, तो गौरी नृत्य की हमने पूरी प्लानिंग बना ली। नृत्य लगभग कितने दिन तक चलाना है? 40। ऐसा नहीं कि फिक्स 40 ही होंगे, 38 हो सकते हैं, 42 हो सकते हैं, 41 हो सकते हैं। एवरेज जो लगभग टाइम में होता है वो 40 दिन का होता है। अब हमने गांव के 10 लड़कों ने मिलकर के प्लान किया कि इस बार गौरी करेंगे। तो गौरी करेंगे तो पहले दिन तो हमारे गांव में करेंगे, फिर दूसरे दिन कहां करेंगे? तो ऐसा नहीं कि कहीं भी चल गए, ऐसा नहीं होगा। गौरी नृत्य दूसरे दिन कहां करेंगे, इसका पहले हमें योजना बनानी होगी। योजनाओं में उन गांवों का स्थान करता है। हम 10-15 जना बैठेंगे और देखेंगे कि अपने गांव में कौन कौन लड़कियां जिनकी शादियां हो गई, लिस्ट बनाएंगे। लिस्ट क्या पता ही रहता है किस किस की शादी हो गई, किस किस की नहीं हुई। फिर उनका ससुराल देखते हैं कि कहां कहां किस किस का ससुराल है, और आसपास में ही होते हैं ससुराल, तो पता है कि भाई इस लड़की का ससुराल यहां है, अपने गांव की लड़की है, इसका ससुराल यहां है। और 40-42 लड़कियों की लिस्ट बना ली, और अब पहले दिन हमने हमारे गांव में किया, उसके बाद दूसरे दिन हमारे गांव के जस्ट पास में जो गांव जिसमें हमारी गांव की लड़की का ससुराल है उसके ससुराल में चल गए, वहां पर डांस किया।
फिर एक दिन वहीं रुके, फिर लिस्ट चेक की, अगले दिन सुमित्रा का ससुराल, चल सुमित्रा के ससुराल, फिर पास में ममता का ससुराल, चल ममता का ससुराल, चल इसका ससुराल, यूं पूरा का पूरे लड़कियों के ससुराल में जा जा करके डांस करेंगे। अब जब हम उन लड़कियों के ससुराल में जाके रुकेंगे तो हमारे खाने पीने का बंदोबस्त और वहां स्टेज वगैरह बनाने का, गांव के लोगों को इकट्ठा करने का बंदोबस्त उस लड़की के ससुराल वालों को ही करना पड़ेगा। अब मान लेते हैं जब हमने लिस्ट बनाई, तब लिस्ट के अंदर मान लीजिए मेरे गांव की 38 लड़कियां ही थी जो शादीशुदा है, बाकी अभी तैयारी कर रही है, मान लेते हैं शादी नहीं हो रखी है। तो अब हम 38 लड़कियां हैं तो 40 दिन डांस नहीं कर सकते, कितने दिन कर पाएंगे? 38 में, 38वें दिन हम डांस कंप्लीट कर देंगे। मान लेते हैं मेरे गांव में 43 लड़कियां हैं जो शादीशुदा है, अब हमने लिस्ट बनाई तो 43 नाम आए। अब मान लीजिए 40 दिन तक हमने डांस किया तो हम 40 लड़कियों के ससुराल तक पहुंचे, कितनी पेंडिंग रह गई? 3। अगर हम उनके गांव में नहीं गए तो वो खुश होगी या नाराज होगी? नाराज। भाई पियर का तो कागला ही चौका लगे, अगर पियर वाले नहीं आएंगे तो अच्छी बात नहीं। इसलिए अब हम उनको 3 को स्किप करें या ड्यूरेशन बढ़ाना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। कितने दिन तक जाना पड़ेगा? 3 दिन, यानी डांस कितने दिन में समाप्त होगा? 43। मान लीजिए मेरे गांव में 62 लड़कियां जो शादीशुदा है, इसका मतलब 62 लड़कियां, तो क्या डांस 62 दिन करेंगे या भाग 2 में ले लेंगे उनको? भाग 2 मतलब इस साल 40 के डांस कर लिया, फिर नेक्स्ट ईयर जो बच गई 22 है उनके गांव में जाकर के और डांस कर लिया। तो वो संख्या पर डिपेंड करता है। अप्रोक्सीमेट जो समय माना जाता है लगभग कितने दिन तक होता है? 40 दिन तक। 40 दिन तक ये नृत्य किया जाता है, एक स्थान पर नहीं होता, प्रतिदिन अलग अलग गांव में होता है। और गांव का निर्धारण गांव की लड़कियों के ससुराल से ज्यादातर स्थिति में होता है, बाकी कुछ परिस्थितियां अलग भी हो सकती है। लेकिन मेरे गांव की जो लड़कियां जिनके जान जान ससुराल है उनके गांव में जाकर के नृत्य करते हैं। अच्छा, इन 40 दिनों में कुछ रूल्स रेगुलेशन और होते हैं। इस नृत्य में जो भी शामिल कलाकार है वो 40 दिन तक वापस घर नहीं जाते। एक बार आगे ग्रुप के अंदर तो 40 दिन फिर टोली के साथ ही रहना पड़ेगा। दूसरा, 40 दिन तक एक ही टाइम खाना खाएंगे, दोनों टाइम भोजन नहीं करेंगे। शाम को डांस कंप्लीट होने के बाद ही भोजन करेंगे, एक टाइम खाना खाएंगे। तीसरा, 40 दिन तक पैरों में आपके स्लीपर शूज वगैरह नहीं पहनेंगे, नंगे पैर ही रहा जाएगा। 40 दिन तक किसी बेड पर नहीं सोएंगे, सोफे पर नहीं बैठेंगे, जमीन पर ही आपके जो है विश्राम करेंगे। ऐसे और भी कई प्रोटोकॉल होते हैं। नंगे पैर रहते हैं, एक समय भोजन करते हैं, घर नहीं जाते हैं, जमीन पर ही सोते हैं, वस्त्र भी वही पहन करके रखते हैं, नए वस्त्र नहीं पहनते, जो पहले दिन वस्त्र पहने थे उन्हीं वस्त्रों को पहन करके रखते हैं। तो ऐसे कई सारे नियम होता। तो 40 दिन तक डांस करेंगे, केवल पुरुष करेंगे, प्रतिदिन अलग अलग स्थान पर करेंगे। स्थानों का चयन गांव की लड़कियों के ससुराल के आधार पर किया जाता है। लगभग कितने दिन तक किया जाएगा? 40। कब प्रारंभ होगा? रक्षाबंधन के नेक्स्ट डे प्रारंभ किया जाएगा और नेक्स्ट जो भी 40 दिन होंगे तब तक ये डांस करते रहेंगे। किस देवी को समर्पित है? शिव और पार्वती। केवल पुरुष पार्टिसिपेट करते हैं इस नृत्य में, यह भी याद रखना। फिर इस नृत्य के अंदर एक कहानी बताई जाती है, कहानी का नाम है शिव भस्मासुर। पूरा से शिव भस्मासुर की कहानी पर आधारित है। शिव मतलब शिव, भस्मासुर इसका संधि विच्छेद करो, देखिए क्या बना है? भस्म धन असुर। कौन सी संधि हुई है? दीर्घ संधि। भस्म का मतलब भस्म, भस्म का मतलब राख नहीं, भस्मी का मतलब राख होता है। भस्म का मतलब समाप्त होना। मैंने कहा कि भस्म हो, यह बंदा डिलीट हो गया हमेशा हमेशा के लिए। समाप्त कर देना, किसी को भस्म कर देना। और भस्म धन असुर, असुर का मतलब राक्षस। वह असुर जो भस्म हो गया उसको क्या कहा गया? भस्मासुर। बताते हैं कि बहुत पुराने समय के अंदर कोई एक असुर था और उसने भगवान शंकर की कठोर तपस्या की थी। और तपस्या कई वर्षों तक जब की थी तो भगवान शंकर उनसे खुश हुए और उनके सामने प्रकट हुए और कहा कि बता असुर क्या चाहिए तुझे? तब असुर ने कहा कि बोले मुझे कोई एक ऐसा कड़ा दिया जाए या कोई ऐसी एक शक्ति दी जाए, मैं जिसका भी नाम लूं वो आदमी भस्म हो जाए। बोले ने पूछा ऐसी का क्या करेगा? बोला कि आजकल कुछ लोग क्लास में ज्यादा दादागिरी कर रहे हैं और उनका इलाज ढंग से करना पड़ेगा। बोले तो बोले हैं और कहते हैं कि बोले के पास में एक कड़ा था, उसमें से हाथ में से कड़ा निकाला और उस असुर को दे दिया और कहा कि असुर ये कड़ा पकड़, जिसके ऊपर से तू घुमा देगा वो आदमी हमेशा हमेशा के लिए भस्म हो जाएगा। और असुर ये कड़ा लेके चला जाता है और जो भी असुर के जानी दुश्मन थे उन सब के ऊपर से वो कड़ा घुमा देता है और अपने तमाम दुश्मनों को नष्ट कर देता है। अब उस असुर का कोई दुश्मन बचा ही नहीं है, अब वो कड़ा कोई यूज ही नहीं आ रहा है। जो जो दुश्मन थे सब ठिकाने लग चुके हैं।
फिर खाली बैठा है असुर, कड़ा भी यूज नहीं आ रहा, वैसे भी खाली दिमाग शैतान का घर होता है। और एक दिन असुर बैठा बैठा प्लान कर रहा कि क्या करें, कोई काम धाम ही नहीं आजकल तो। और फिर बैठे बैठे सोचा कि मां गौरी से विवाह कर लेता हूं, पार्वती से विवाह की प्लानिंग करता। उस दुष्ट असुर की दुस्साहस देखिए कि वो इतना बड़ा प्लान कर रहा है। और फिर वो सोच रहा है कि बीच में शिव आएंगे, ऐसा करूंगा शिव के ऊपर से कड़ा घुमा दूंगा। विडंबना देखिए, जिस भोले ने कड़ा दिया है उसी के ऊपर से क्या घुमा दूंगा, कड़ा। इस बात का पता भगवान विष्णु जी को लग जाता है। भगवान विष्णु जी को लगा कि कितना दुस्साहसी है ये राक्षस और कितनी बुरी नीयत है इसकी। फिर भगवान विष्णु को लगा कि ये बात भगवान भोले को बताई जानी चाहिए। फिर विष्णु जी ने सोचा कि भोले को नहीं बताएंगे, भोले को बताएंगे तो उनको गुस्सा आएगा, गुस्सा आएगा तो गुस्से गुस्से में अगर तीसरी आंख खुल गई तो सृष्टि का विनाश हो जाएगा। मुझे ही कोई रास्ता निकालना पड़ेगा, लेकिन रास्ता निकाले कैसे? प्रभु अगर सीधे सामने जाएं तो असुर उनके ऊपर से भी कड़ा घुमा दे। शिव का शक्तिशाली कड़ा है, इसलिए भगवान विष्णु ने उन्हें अपने चुंगल में फंसाने का एक पूरा हनी ट्रैप सा जाल तैयार किया। और भगवान विष्णु ने एक सुंदर मोहिनी का रूप धारण किया, एक बेहद खूबसूरत कन्या का रूप धारण किया। और जहां असुर का निवास था उसके बाहर पहले दिन चक्कर काटा, हल्की सी मंद मंद मुस्कुराहट हुई, असुर की नजर पड़ी। दूसरा, तीसरा, 7-8 दिन तक कंटिन्यू धीमे धीमे वो लड़की कौन? विष्णु भगवान, वो एक मोहिनी के रूप में है, असुर की तरफ मुस्कुरा रहे हैं। असुर भी अब मुस्कुरा रहे हैं। रोजाना सुबह जल्दी उठ करके नहा धो के तैयार होकर बैठ जाता है असुर, वेट करता है, सही टाइम पर वो लड़की आती है। और 8-9 दिन तक कंटिन्यू ये मुस्कुराना चलता रहता है। असुर के दिमाग से वो प्लान तो स्किप हो गया, नए प्लान के अंदर दिमाग लगाना शुरू कर दिया। इधर उस लड़की से बात करने का प्रयास करते, 9-10 दिन बाद में असुर एक दिन उस लड़की का पीछा करता है, रोकता है उस लड़की को और उससे बात करता है और कहता है कि कल उपवन में मुलाकात करें। लड़की भी इसी बात का इंतजार कर रही थी कि कब ये उपवन मतलब बगीचे में मुलाकात की जानकारी का वर्णन करे। और लड़की ने तुरंत हामी भर दी, बोला ओके नो प्रॉब्लम, कल गार्डन में मुलाकात करते हैं। अब जब कल का जो निश्चित समय था, उस निश्चित समय के ऊपर वो लड़की यानी भगवान विष्णु जो कि मोहिनी के रूप में है, वो निश्चित समय पर गार्डन में पहुंच जाते हैं। उधर असुर तो रात भर से सो ही नहीं पा रहा था, पूरे प्लानिंग करके नेक्स्ट डे वो भी पहुंच जाता है। दोनों पहले 5-7-10 मिनट तक नॉर्मली बातचीत करते हैं और उसके बाद असुर सीधा पॉइंट पर आते हुए बात करता है कि विल यू मैरी मी, क्या तुम मुझसे विवाह करोगे? और लड़की के सामने जैसे ही उस असुर ने विवाह का प्रस्ताव रखा, लड़की ने तुरंत ही उस प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया और लड़की ने कहा कि नहीं, शादी नहीं कर सकती। असुर को बड़ा गुस्सा आया और असुर ने कहा कि क्या प्रॉब्लम क्या है, जब तुम कह ही रही हो कि मैं तुमसे प्रेम करती हूं, तो जब प्रेम करती हो तो विवाह करने में कहां प्रॉब्लम है? लड़की ने कहा एक प्रॉब्लम है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। असुर ने कहा प्रॉब्लम है क्या? लड़की ने बताया कि मैंने सुना है कि आपके पास एक कड़ा है जिसके ऊपर से तुम घुमा देते वो भस्म हो जाता है। कल को अपन पति पत्नी बन जाएंगे, पति पत्नी बनने के बाद में कभी ना कभी किसी बात को लेकर अपने बीच विवाद होगा, विवाद होगा तो तुम्हें गुस्सा आएगा, तुम मेरे ऊपर से कड़ा घुमा दोगे और जब कड़ा घुमा दोगे तो मैं तो भस्म हो जाऊंगी। इसलिए ऐसी स्थितियां ही नहीं आए, विवाह वाला मैटर छोड़िए, फ्रेंडशिप तक ही ठीक है, विवाह तक जो है प्रस्ताव रिजेक्ट किया जाता है। जब ये बात असुर ने सुनी तो असुर ने तुरंत ही अपने जेब में से वो कड़ा निकाला और उस युवती के हाथ में, उस लड़की के हाथ में रख दे, बोला ये कड़ा पकड़ो तुम। अगर कड़ा तुम्हारे पास रहेगा तो फिर तो तुम शादी को तैयार हो, क्योंकि कड़ा तुम्हारे पास रहेगा, मुझे गुस्सा भी आएगा तो मैं क्या कर पाऊंगा, कड़ा तो मेरे पास है नहीं। अगर मुझे कभी नीड होगी कड़ा की, मान लीजिए मुझे जरूरत पड़ी कि कोई ज्यादा दादागिरी कर रहा है, तो मैं तुमसे कड़ा मांग के ले जाऊंगा और वापस आकर तुम्हें जमा करवा दूंगा, ये मैं तुम्हें प्रॉमिस कर रहा हूं। कड़ा तुम तुम्हारे पास रख लो, अगर कड़ा तुम परमानेंटली तुम्हारे पास रखोगे उसके बाद तो विवाह के लिए तैयार हो। लड़की ने वो कड़ा अपने हाथ में लिया और बोला कि अब मैं तैयार हूं, ओके नो प्रॉब्लम, अगर कड़ा मेरे पास रह जाएगा तो मैं विवाह कर लूंगी। अब विवाह की हामी हो गई, डेट फिक्स कर ली वहीं बैठे बैठे, 5-7-10 मिनट तक भविष्य की योजनाएं बना रहे हैं। और फिर थोड़ी बातें, प्रेम की बातें होते होते ज्यादा प्रेम की तरफ बातें बढ़ने लगती है। वो युवती मजाकिया मूड में आती है और उस असुर के सामने वो कड़ा लहराते हुए कहती कि एक बार ये कड़ा आपके ऊपर से घुमा के ट्राई करूं, क्या पता आप पर इस कड़े का कोई असर हो या नहीं हो। असुर गलतफहमी का शिकार था और असुर ने कहा कि नहीं ऐसा मत करना, अगर ये कड़ा मेरे ऊपर से घूम गया तो मैं भी भस्म हो जाऊंगा, और मैं भस्म हो जाऊंगा तो क्या मेरे बिना तुम जीने की कल्पना कर सकती हो? युवती ने कहा कि
कल्पना तो नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी एक बार ट्राई तो करूं, क्या पता असर हो कि नहीं हो आपके ऊपर। और वो युवती मजाक मजाक में वो कड़ा उस असुर के ऊपर से घुमा देती है, और कड़ा घूमते ही वो असुर क्या हो जाता है, भस्म। भस्म होने वाला असुर क्या कहलाया, भस्मासुर। वो युवती मुस्कुराती है, अपने मूल रूप में आती है, अपने टारगेट को अंजाम दे करके वापस चली जाती है। इस पूरी कथा का जो मंचन होता है वो कौन से नाट्य के अंदर किया जाता है, गौरी। लिखो, दो चार बातें गौरी के आगे लिखो, गौरी के आगे लिखे, फटाफट लिखो। पहला लिखे, यह मेवाड़ के पर्वतीय क्षेत्रों में होता है, यह मेवाड़ के पर्वतीय क्षेत्रों में होता है। यह मेवाड़ के पर्वतीय क्षेत्रों में होता है, अतः मेरू नृत्य कहते हैं। मेवाड़ के पर्वतीय क्षेत्रों में होता है।